मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ, आप लोगों को बता दें, आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चल रही है। अभी अभी कंटिन्यू चलेंगी, अगले वीक में 2 या 3 चलेंगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी क्लासेस बंद हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट ही हो गया है मान के चलिए। बस आपको बताना है कि कुछ चीजों को डिस्कस करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज बात करेंगे रेप्लिकेशंस बबल्स के बारे में। चलिए, सभी को वॉइस क्लियर है? वी कैन नाउ ओके पॉइंटर ऑप्शंस। ओके, नाउ we will discuss good morning replication, initiation of the replication। हम कल आपको सेमी कंजर्वेटिव के कंसेप्ट समझाए थे। किसी को कोई प्रॉब्लम सेमी कंजर्वेटिव समझ में आ गया? बन सकता है क्वेश्चंस। सेमी, अस्मिता सिंह ये डिस्टर्बेंस मत करिए। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव मीन्स जब न्यू स्ट्रैंड, न्यू डीएनए में, मतलब आप कह सकते हो जो ऑफस्प्रिंग स्ट्रैंड होगा, तो न्यू डीएनए में आपको एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री विद न्यू। तो इस तरीके से लोग बोलते हो सेमी कंजर। तो इस फिगर को भी समझ सकते हो। मान लीजिए इसमें से वन ओल्ड भी बोल सकते हो ना, ओल्ड स्ट्रैंड, और दिस इज। तो मान के चलिए हमेशा हर एक डीएनए में एक हमारी जो एक कॉपी है वो कंजर्व रहती है ना, एक कॉपी हमारी प्रीवियस की रहती है और एक कॉपी हमारी रेप्लिकेट करके न्यू कॉपी आती है। तो इस तरीके के हम रेप्लिकेशन मोड को हम सेमी कंजर्वेटिव मोड बोलते हैं। चलिए, तो सेमी कंजर्वेटिव आपको सभी को समझ में आया था? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रेप्लिकेशन बबल्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन रेप्लिकेशन बबल्स है, लेकिन उसको शुरुआत हम इनिशिएशन से करेंगे। देखो, आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन बबल्स। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। हो सकता है कि ये भी आ जाए, रेप्लिकेशन बबल्स आ जाए, या बोल दे इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन से इसका कंसेप्ट है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो बात करते हैं इनिशिएशन। जैसे आप एक कंसेप्ट समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए है, आपको दिखाई पड़ रहा सभी को। दिस इज ए 3 प्राइम, दिस इज ए 5 प्राइम, दिस इज ए 5 प्राइम, मतलब एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एक नेटिव डीएनए है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो दिस इज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। अब ये बताइए, हम जब रेप्लिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक साइट होगी जहां पे ओरिजिन होगी, मतलब ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन होगी ना, कोई ना कोई। हम यहाँ से इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पे क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मैं एग्जांपल के मान लेता हूँ, ये एक साइट है जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा।
किसी ना किसी पॉइंट तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बोलो। तो Yes, initiation of sir. the DNA synthesis, initiation of the DNA synthesis occur at the site called origin of replication. हम चाहो तो आप इस पोजीशन को बोल सकते हो ORI, और ORI मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको ORI साइट भी बोल सकते हो, ORI साइट्स। इसका मतलब जानते हो क्या होगा? दिस इज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जरा समझने वाली बात है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे क्या हो रहा होगा। व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द प्रोसेस अकर एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वो क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। अब बताइए जरा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता कैसे है? कमेंट बताइए जरा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड पेयरिंग होती है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब अगर कोई है तो मान के चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड पेयरिंग है ना, उस हाइड्रोजन बॉन्ड में एडेनिन किससे पेयर किया होगा? थाइमिन से। ग्वानिन किससे पेयर किया होगा? साइटोसिन से। इसीलिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिखता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो सॉरी एक डीएनए का। चलो बोलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये बताइए, जहां पे मुझे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करना होगा तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे डीएनए ए प्रोटीन। हालांकि ये आपको याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ोगे, पूरी मैकेनिज्म पढ़ोगे। तो इस प्रोटीन का काम होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब ये बताइए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो उतने एरिया में आपको पेयरिंग हो रहेगी ना, नहीं रहेगी ना? तो वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। उतना एरिया क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए जैसे रस्सी है, आप रस्सी को बीच में कहीं पे खींच लीजिए तो उतना एरिया क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया और इधर एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। जल्दी बताओ, बन गया ना? तो एक बबल स्ट्रक्चर बन गया, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बन गया। नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? दिखाई पड़ रहा है ना? अब हमारे पास ये दो स्ट्रैंड हो गए। अब देखिए जरा, इसी को बोलते हो रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हो? रेप्लिकेशन बबल। तो रेप्लिकेशन बबल अगर हम समझने की कोशिश करें तो आगे चलते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ए सिंगल साइट वेयर यूकैरियोट्स देयर इज मल्टीपल साइट्स ऑफ ओरिजिन। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे जब कोई प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है तो प्रोकैरियोटिक डीएनए आपको कैसा होता है? कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में केवल एक साइट होगी, ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगी। लेकिन जब कोई यूकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक डीएनए होता है लीनियर। सब लोग जानते हो ना? तो यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर भी होता है, साइज में भी ज्यादा होता है। तो यूकैरियोटिक डीएनए में मल्टीपल मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होगी। मान लीजिए ये पहली साइट है, ये दूसरी साइट है, ये तीसरी साइट है। इतनी बात आप समझ सकते हो क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, समझ गए कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा इस तरीके से समझिए इस चीज को। जैसे मैं एक साइट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ध्यान से देखिए। एक ये साइट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक साइट दूसरी हो गई, ये तीसरी। तो ये किसका डीएनए होगा? किसके डीएनए में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, एक से ज्यादा? ये यूकैरियोटिक डीएनए होगा या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज ए यूकैरियोटिक डीएनए। और अगर हम सिंगल की बात करें, जैसे यहाँ पे मैं फिगर नहीं है यहाँ पे, चलो कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इस फिगर में यहाँ पे समझा तो दिया था। देखो, अगर ये प्रोकैरियोटिक होता तो केवल एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ना कि मल्टीपल होंगे।
अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसा क्यों होता होगा? अरे देखो ऐसा है, देखो यूकैरियोटिक डीएनए बहुत ही लेंथ में होता है। अब जितना ज्यादा लेंथ होगा तो अगर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो टाइम लगेगा ना, तो यहाँ पे मल्टीपल साइट ऑफ रेप्लिकेशन होती हैं यूकैरियोट में, जिससे कम समय में पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाए। ये बात भी समझ में आ गया। लेकिन प्रोकैरियोट में एक साइड से ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक ही ओरिजिन ऑफ। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, जब कोई आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगी तो जो ये ओरिजिन होने के बाद में रेप्लिकेशन इधर भी जाएगा और रेप्लिकेशन इधर भी होगा, इसको बोलते हो बाई डायरेक्शनल। मतलब रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल मोड में होता है। जैसे आप उम्मीद करिए कि रस्सी आपस में भी आपको रैप हुई है, हम बीच में खोलना चाहते हैं, अगर खोलना चाहें तो ये जो खींचोगे तो दोनों तरफ रस्सी खुलेगी ना बच्चों, दोनों तरफ खुलेगी ना, खोलेगी दोनों तरफ। उसी तरीके से इसका जो रेप्लिकेशन होगा वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। अब ये बताइए जरा, आपको रेप्लिकेशन बबल समझ में आएगा क्या है? तो बबल क्या है, बबल कैसे समझाओगे? दिस इज ए ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एट कहां पे? एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहीं पर भी नहीं हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कुछ सीक्वेंस का कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, अगर जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां पे साइट होगी तो दिस साइट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ 80 बेस पेयर। अच्छा ये बताइए जरा, अगर मुझे डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड करना हो तो 80 बेस पेयर में करना आसान होगा या जीसी पेयर में आसान होगा? जल्दी बताओ। सर 80। अगर मुझे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना है, हाँ हाँ, तो 80 में ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 80 में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2। और दो। जीसी में कितने होते हैं? 3। तो ट्रिपल मान के बॉन्ड। चलिए रेप्लिकेशन बबल पे 80 रिच का होना ये बताता है कि हम आसानी से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 80 रिच होता है। इतनी बात मुझे लग रहा है भूलोगे नहीं कभी भी ना। तो दिस सीक्वेंस इज ए 80 रिच, ये बात भी समझ में आ गया। कौन प्रोटीन है जो इसको आपको यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है डीएनए ए। इस प्रोटीन का नाम है डीएनए ए। बाइंड विद द साइट ऑफ द ओरिजिन फॉर द रेप्लिकेशन, दिस काज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू बी सेपरेट। तो हम चाहो तो डीएनए ए को हम एक नाम दे सकते हो, नाम दे दे बच्चों, इसको बोलते हैं हेलिकेज। क्या बोलोगे बेटा? हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दे, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू बिकम सेपरेट। तो ये था आपका इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन के दौरान रेप्लिकेशन बबल का अपीयर होना। मैंने रेप्लिकेशन बबल्स को अलग से भी समझा लिख दिया है, जैसे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, two complementary strands of the DNA separate at the site of the replication to form a bubble-like structure. Bubble मतलब उभरा हुआ ना। Multiple replication bubbles are formed in eukaryotic DNA molecules. अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट्स में कितने बबल्स होंगे? एक बबल होगा। यूकैरियोट्स में कितने बबल होंगे? बहुत सारे होंगे। Which is essential for the rapid replication process. एक से ज्यादा बबल का होना क्या इंपॉर्टेंस क्या हुआ? जिससे हम रेप्लिकेशन बहुत ही कम समय में रैपिडली कंप्लीट हो जाए। अब जरा बताइए बच्चों, आपको बबल, रेप्लिकेशन बबल और इनिशिएशन के बारे में पूर्णतया कंसेप्ट समझ में आ गया? आप चाहो तो ये यस सर। फिगर बना सकते हो, ये एक बबल है,
एक दूसरा ये बबल है, एक तीसरा ये बबल है। तीनों बबल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डीएनए सिंथेसिस। अब देखो, मैं आपसे बताया था कि जब कोई बबल बनता है तो ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे मैं एक बनाता हूँ फिगर, जैसे ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये एक बबल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, और ये एक इस तरीके से बबल स्ट्रक्चर बन गया। तो एक फॉर्क आपको इधर चलेगा और एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर चलेगा। मतलब आपको मान के चलिए कि आगे ये क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन होता चला जाएगा और रेप्लिकेशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डीएनए सिंथेसिस को समझना है। तो इस पिक्चर को मैंने क्या किया है, आप जरा समझने की कोशिश करिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क को मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो ध्यान से देखिए, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता चला जाएगा, सेपरेट होता चला जाएगा। किसमें, सिंगल में। तो सिंगल में जब सेपरेट होगा तो बताओ बच्चों, कराएगा कौन, डीएनए हेलिकेज कराएगा ना। तो ये क्या हो Yes, गया, sir. ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया ना। अब आपको पता होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, कोई भी इसको कट कर सकता है। एक जो न्यूक्लियस इसको कोई भी कट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपको करना क्या, यहाँ पे एक काम करना है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बचाना है तो यहाँ पे सिंगल एसएसबी प्रोटीन बाइंड होगी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको बोलते हो एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती हैं, इसको बचाती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो आपको करना क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क पे एक काम करना है, यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, आपको वो लिखने हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन सबसे पहले एक लिखिएगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर यहाँ पे देखिए जरा, एक प्राइमर है, प्राइमर भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्राइमर के आपको नया डीएनए उस पॉलीमराइज नहीं हो सकता है। दिस इज ए प्राइमर। अब प्राइमर किसका होता है, आरएनए प्राइमर का। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्राइमर होगा। किसकी माइक ऑन है, अभिषेक गुप्ता। तो ये आपको समझ में आया। तो अल्टीमेटली मान के चलिए कि ये जो कंसेप्ट है कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर है, लेकिन एक स्ट्रैंड जो होता है हमेशा जो रेप्लिकेशन होगा वो 5 to 3 होगा। तो 5 to 3 अगर मान के चलते हैं रेप्लिकेशन होगा, तो ये जो स्ट्रैंड मिला है तो 5 to 3, यहाँ पे तो 5 to 3 डायरेक्ट मिल जाएगा, ये 5 to 3 डायरेक्ट मिल जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके 5 to 3 डायरेक्शन, तो इसको बोलते हो आपको लीडिंग। दिस इज ए लीडिंग स्ट्रैंड,
और ये हो जाएगा आपका लैगिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत 5 to 3 ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये एक रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे एक रेप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हो आपको लैगिंग, दिस इज ए लैगिंग स्ट्रेन, लैगिंग स्ट्रेन। तो यहां तक समझ में आया सबको? सर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मतलब ये कि यहाँ पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। एक फ्रेगमेंट्स ये बना यहाँ तक, फिर कंप्लीट हो गया, दूसरा फ्रेगमेंट्स ये बनेगा रेप्लिकेट होकर के, फिर इन फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जो ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना यहाँ पे, उनको बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। मतलब बाद में जो फ्रेगमेंट्स का नाम ओकाजाकी है। हाँ, फ्रेगमेंट्स का नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये चीज थोड़ा सा आपको एक रेप्लिकेशन फॉर्क में अगर क्वेश्चन आ जाएगा 60 नंबर का, तो कोई छोटा 60 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा भी तो है, दिस इज ए लीडिंग स्ट्रैंड और दिस इज ए लैगिंग। लैगिंग मतलब होता है ना गैप करके। आप इसको ऐसे समझिए ध्यान से, देखो मैं बनाना चाहता हूँ, देखो जरा, जैसे मान के चलते हैं ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है, और उसके बाद में ये सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो ये अगर 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, अब न्यू स्टैंड साइज होगा, ठीक है। तो न्यू स्टैंड क्या होगा, 5 प्राइम होगा ना, तो हमेशा रेप्लिकेशन 5 to 3 होता है ना बेटा, तो ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, मतलब यहाँ ब्रेक नहीं होगा। दिस इज ए कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन 5 to 3, क्योंकि मुझे हमेशा 5 to 3 मतलब हमेशा 3 to 5 चाहिए रीड करने के लिए। तो यहाँ पे ये इतना पार्ट होगा प्राइमर का, ये प्राइमर होता है इतना पार्ट, और ये जो होगा आपका यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए ये रेप्लिकेशन पहले इतना हुआ था, उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद में इतना हुआ, ये ब्रेक ब्रेक करके होगा, क्योंकि हमेशा कैसा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोल लेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे क्या क्या था, एक प्रोटीन यहाँ पे कौन सी बाइंड थी, ये कौन सी प्रोटीन थी, इसका नाम था हेलिकेज, एसएसबी नहीं सॉरी हेलिकेज, जो जो ब्रेक कर रही थी ना हाइड्रोजन बाइंड। हेलिकेज का क्या था, ब्रेक हाइड्रोजन बाइंड, हाइड्रोजन बाइंड। और यहाँ प्रोटीन कौन बाइंड कर जाएगी, जो एसएसबी, एसएसबी, एसएसबी क्या थी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे एसएसबी बाइंड कर जाएगा, एसएसबी। ये हो गया प्राइमर, ये हो गया प्राइमर, ठीक है। तो ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये सब क्लियर है। तो इसको बोलते हो दिस, ये जो रेप्लिकेशन होगा इसको बोलते हो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हुआ, मतलब एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। अब कंटिन्यूअस को बोलते हो लीडिंग, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग मतलब होता है कंटिन्यूअस। और यहाँ पे कैसा रेप्लिकेशन होता है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस बोलते हो लैगिंग, लैगिंग स्ट्रैंड। कैसा, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में इतनी चीजें आपको लिखनी थी। समझ में आया सबको? अब आ गया सभी को? सर बोलो। सर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अगर हेलिकेज उनको ब्रेक भी कर देता होगा तो दोबारा से वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते होंगे? नहीं नहीं, दोबारा बाउंड जब वो सेपरेट ही हो गया तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंड, ये जो प्रोटीन है ना, ये एसएसबी, ये बाइंड हो जाती हैं। इनका काम है कि दोबारा इनको डबल ना होने दो। एसएसबी का काम यही है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया तो उसको सिंगल ही बने रहने दो। समझ पा रहे हो? एसएसबी क्या करती है, एसएसबी क्या करती है, प्रिवेंट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्मेशन, तभी तो बाइंड हो जाती है ना एसएसबी। यहाँ पे